최첨을 준다. 나도 그게 더다. 최첨을 줍니다. जी हुई हाजून के कैफे के अंदर घुस चुकी थी। इधर हाजून अपने सभी साथियों के साथ एमके नोबल होटल की सीईओ मिन जियोंग से मिलने के लिए गया हुआ था, जो कि जियोंग हो की वाइफ थी, मिन जियोंग की। उन लोगों ने जियोंग जी के साथ मीटिंग फिक्स की हुई थी। मिन जियोंग हाजून के कहे अनुसार जियोंग जी से मिलते समय उसके फोन को लेकर उन लोगों को दे देती है और हे जून उसके फोन के डाटा को कॉपी कर लेती है। मिन जियोंग जियोंग जी से ग्योंग हो के मर्डर केस के सभी एविडेंसेस मांगती है और वो उसे वो सभी एविडेंसेस जनरल स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग से पहले देने के लिए वार्न करती है। जियोंग जी समझ जाता है कि वो सभी लोग मिलकर ग्यांग हो के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे थे। वो इसके लिए पहले से तय रकम से 10 गुना ज्यादा रकम रिश्वत में मांगता है। हाजून इसके लिए मिन जियोंग को इशारा कर देता है और मिन जियोंग जियोंग की इस डील को मान लेती है। ग्यांग हो का सेक्रेटरी चोई स्टॉक होल्डर मीटिंग की फोटोग्राफ्स खींच लेता है। ये सब चीज करने के बाद हाजून अपनी टीम के साथ कैफे लौट कर आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना जी हुई से होता है और जी हुई उसके सिर के ऊपर बहुत सारे कपड़ों का ढेर फेंक कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जी हुई ने कपड़ों के साथ साथ रिवॉल्वर के बट को भी उसके सिर के ऊपर बहुत जोरों से मारा था। हाजून उसके हमले से बेहोश हो जाता है। जी हुई अपनी जगह पर लौट कर आ जाती है। उसे तभी डो वॉन का कॉल आता है। डो वॉन जियोंग हो के खिलाफ जी हुई का साथ देने का वादा करता है। डो वॉन से बात करने के बाद जी हुई सोच में पड़ जाती है कि ग्योंग हो का उसके भाई जी जियोंग से क्या रिलेशन हो सकता था, क्योंकि उसने हाजून के कैफे के अंदर अपने भाई को और ग्यांग हो के पिक्चर्स को एक कनेक्टेड फ्लो चार्ट में देखा था। जी हुई को हाजून की चिंता होने लग जाती है कि कहीं उसके हमले से हाजून मारा तो नहीं गया। वो कैफे के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखती है और उसे अपने डाउट के ऊपर यकीन होने लग जाता है। जी हुई तुरंत ही कैफे के बाहर मौजूद भीड़ में पहुंच जाती है और वो हाजून की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानने के लिए कैफे की विंडो से अंदर की ओर झांकने लग जाती है। डिटेक्टिव ना तभी कैफे में नामडैंग में पहुंच जाता है। उसने बहुत पहले ही शैमिन से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। वो जी हुई को वहाँ पर देख लेता है और उसे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। जी हुई डिटेक्टिव ना को देख लेती है और उसे फोर्स करके उसके साथ शैमिन से मुलाकात करने के लिए अंदर पहुँच जाती है। डिटेक्टिव ना को लगता है कि जी हुई शैमिन को पसंद करने लगी थी। डिटेक्टिव ना और जी हुई दोनों ही कैफे के अंदर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर हाजून का वेट करने लग जाते हैं। हाजून वेल ड्रेस्ड बाहर आता है और वो अपने आप को शीशे में निहारने लग जाता है। डिटेक्टिव ना जी हुई को उसको देखते हुए देखता है और वो उसे किसी तरीके से हाजून के पास धकेल देता है। हाजून जी हुई को बचाने के लिए अपनी बाह पे ले लेता है। हाजून और जी हुई एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हाजून को जी हुई के वहाँ पर होने का रियलाइजेशन होता है और वो तुरंत ही उसे छोड़ देता है। जी हुई जमीन के ऊपर गिर जाती है। जी हुई तभी एक खास अंदाज में अपने मुंह को बनाती है। उसके इस अंदाज को देखकर हाजून को वही छोटी बच्ची याद आ जाती है जो कि पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। डिटेक्टिव ना और जी हुई दोनों ही शैमन के रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव ना शैमन को बताता है कि उसे अभी तक अपना पहला प्यार नहीं मिला था। शैमन उसे इसके लिए सॉल्यूशन बताता है। इसके बाद जी हुई की बारी आती है। जी हुई हाजून के काम को एक स्कैम के रूप में बताती है और उसे बताती है कि वो ये काम करके भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहा था। डिटेक्टिव ना जी हुई के इस रूप को देखकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। जी हुई हाजून को याद दिलाती है कि उसने 3 साल पहले पुलिस के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी। इस मोमेंट पे 2 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हाजून चियोनन पेनिट्री से अभी अभी आजाद हुआ था। हेजून को उसी वक्त NIS से निकाला गया था। वो रास्ते में हाजून को पिक कर लेती है। वो दोनों ही सू चियोल से मुलाकात करने के लिए वहाँ से आगे की ओर रवाना हो जाते हैं। उन लोगों को पता चला था कि सू चियोल इस वक्त एक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा था। हेजून और हाचून दोनों ही शी चियोल की डिटेक्टिव एजेंसी के बाहर आकर रुक जाते हैं। सू चियोल की डिटेक्टिव एजेंसी के बाजू में ही एक शैमनिक टेम्पल था। हाजून को वहीं पर फोन पे एक औरत की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो औरत अपनी टीनेज बेटे के बारे में बात कर रही थी, जो कि बैंक बुक और सील लेकर घर से गायब हो चुका था। हेजून और हाजून दोनों ही सू चियोल के पास पहुंच जाते हैं। सू चियोल बहुत ही बुरी हालत में था। उसकी डिटेक्टिव एजेंसी काम नहीं कर रही थी। उसकी डिटेक्टिव एजेंसी के साथ ही शैमनिक टेम्पल भी मिक्स हो गया था और उसका सामान भी उसी बड़े हॉल के अंदर रखा हुआ था।
वही औरत जिसे कि हाजून ने नीचे बात करते हुए सुना था, वो सी चियोल की मदद लेने के लिए डिटेक्टिव एजेंसी के अंदर आ जाती है। वो औरत अंदर की स्थिति को देखती है, उसे वहाँ पर शैमन का बहुत सारा सामान दिखाई देता है। वो कंफ्यूज हो जाती है और उस जगह से तुरंत ही बाहर निकलने लग जाती है। हाजून को उस औरत की फोन की बातें याद आ जाती है और वो तुरंत ही उसके सामने उन बातों का जिक्र करके उसे वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर देता है। औरत को आश्चर्य होता है कि हाजून को उसके बारे में इतना सब पता कैसे चल चुका था। उस औरत को हाजून के मुंह से अपने बेटे के गायब होने के बारे में और अपनी बैंक बुक और सील के गायब होने के बारे में जानकर आश्चर्य होता है। वो औरत हाजून को एक शैमन समझने लग जाती है और वो उससे अपनी मदद करने के लिए कहती है। वो औरत इसके लिए हाजून को एक अच्छा अमाउंट देने के लिए भी तैयार हो जाती है। हाजून और सू चियोल हे जून की मदद से पता लगाते हैं कि उस औरत के बेटे को बुली किया जा रहा था और उसने इसके लिए एक इलीगल लोन ले लिया था। वो तीनों ही उस बच्चे को ट्रैक करते हुए उस लोन देने वाले लोगों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों की मुलाकात वहीं पर उस लेडी के बेटे के साथ साथ नाडान से भी होती है, जो कि उस वक्त एक स्टूडेंट था। नाडान उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसके लोन पेपर्स लेकर दरवाजे से होते हुए बाहर निकल जाता है। सू चियोल वहाँ मौजूद सभी लोन देने वाले लोगों की बहुत मार लगाता है। सू चियोल बुली करने वाले बच्चों को भी बहुत बुरी तरह से मारता है। वो लोग सू चियोल से और हाजून से माफी मांगने लग जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद नाडान हाजून को कन्विंस करके उसकी टीम का एक पार्ट बन जाता है। नाडान हाजून और उसके साथियों को बताता है कि वो अभी एक इन्वेंटर है और उसने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की हुई है। हाजून का ये पहला केस सक्सेसफुल होता है और वो इससे एक हैंडसम अमाउंट कमा लेता है। सू चियोल बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि हाजून जी जियोंग के किलर को क्यों नहीं ढूंढ रहा था। हाजून सू चियोल को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग इस वक्त सभी लिंक्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन लोगों को अभी और पैसों की जरूरत है। हाजून सू चियोल के डिटेक्टिव ऑफिस में मौजूद शैमन के सभी सामानों को गौर से चेक करता है। उसे वहाँ पर एक गोपुरी नोट दिखाई देती है। उस गोपुरी नोट को देखकर हाजून को एक फ्लैशबैक याद आ जाता है और उसे खून से सनी हुई एक गोपुरी नोट की याद आ जाती है, जो कि बहुत बुरी तरह से जली हुई थी और हाजून उसके पास बैठा हुआ रो रहा था। हाजून के पूछने पर सू चियोल उसे बताता है कि गोपुरी नोट मरे हुए लोगों को कंफर्ट कराने के लिए झाड़ फूक में काम आया करती है। हाजून सू चियोल को बताता है कि जब जी जियोंग मारा गया था तब उसके पास से एक ऐसी ही गोपुरी नोट बरामद हुई थी। हाजून को ऐसा लगता था कि जी जियोंग को मारने वाला जरूर एक शैमन होना चाहिए था या फिर इस काम में उसके साथ कोई न कोई शैमन इन्वॉल्व था। हे जून अपनी लिस्ट को और ज्यादा छोटा कर देती है और वो उसमें एक शैमन जिसके ऊपर जले हुए निशान थे उसे ढूंढने लग जाती है। हाजून शैमन के इसी प्रोफेशन को अपनाना चाहता था। वो हे जून और सू चियोल को भी इसका ऑफर देता है। वो लोग कुछ नेगोशिएशन करने के बाद इसे मान लेते हैं और एक जगह फाइनल करके कैफे मेनामडेंग को इन सब चीजों के लिए सेट कर लेते हैं। हाजून और हेजून दोनों ही अपनी मदर को धोखे में रखने के लिए इस जगह को कैफे मेनामडेंग के नाम से चलाने लग जाते हैं। अब फिर से स्टोरी हमारी प्रेजेंट में आती है। जी हुई हाजून के पास आती है और उससे पूछती है कि वो उसे एक चांस और देना चाहती है अगर वो बता दे कि वो चॉय योंग सियोक की मदद क्यों कर रहा था। हाजून को जी हुई की इन बातों से हैरानी होती है। वो उसे समझाता है कि एक डिटेक्टिव को अपनी थॉट्स के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए, जबकि सामने मौजूद फैक्ट्स को देखकर आगे की राह पकड़नी चाहिए। जी हुई हाजून की इन बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है। जी हुई हाजून को कहती है कि क्या उसने कभी भी महसूस किया था कि उसकी गलती की वजह से जी जियोंग मारा गया था और क्या उसने कभी भी जी जियोंग की फैमिली को जाकर सॉरी कहा था। हाजून जी जुई को बताता है कि वो हर रात इस बारे में सोचा करता है, लेकिन उसने कोई भी गलती नहीं की थी। जी जुई उसको पकड़ने का वादा करती हुई वहाँ से निकल जाती है। उसी रात को जी हुई को हाजून और जी जियोंग की एक पुरानी पिक्चर मिलती है। उस पिक्चर को देख के ये पता चलता है कि हाजून और जी जियोंग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जी जुई मनी मन प्लानिंग बनाती है कि वो चॉय योंग सियोक को ढूंढकर हाजून को गलत प्रूफ करके रहेगी और वो उसे उसका असली चेहरा दिखाकर रहेगी। इधर हाजून अपने रिलेशनशिप चैट के पास पहुंच जाता है और वो सोचने लग जाता है कि उसने जी जियोंग की फैमिली से अभी तक माफी इसीलिए नहीं मांगी थी क्योंकि वो उसके हत्यारे और गोपुरी को अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। अगले दिन जी हुई डो वॉन को बताती है कि उसने हाजून को ढूंढ लिया है। डो वॉन जी हुई को जाकर ज्वाइन कर लेता है। जी हुई डो वॉन को बताती
है कि हाजून ने ग्यांग हो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और फिर उसी ने उसे छुड़वा भी दिया था। ग्यांग हो का सेक्रेटरी चोई उसकी वाइफ के बारे में और उसकी मीटिंग के पिक्चर्स के बारे में ग्यांग हो को बता देता है। ग्यांग हो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चियांग जी से एविडेंसेस लेकर उसे मारने का प्लान बना लेता है। जी हुई और ग्यांग हो दोनों को ही मिनांग डैंग का पूरा क्रू वॉच कर रहा था। ग्यांग हो चियांग जी को मैसेज करके उसे अपने विला आने का इनविटेशन देता है। इस बारे में हे जून को पता चल जाता है। हा जून, सू चियोल, नाडान और हे जून चारों ही उसकी विला के लिए रवाना हो जाते हैं। जी हुई और डो वॉन भी हा जून की टीम का पीछा करने लग जाते हैं। हा जून की टीम ग्यांग हो के घर के विला के बाहर पहुंच जाती है। उन लोगों को तभी रियलाइज होता है कि नाडान फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जगह शैमन के इक्विपमेंट्स वहाँ पर लेकर आ गया था। नाडान हाजून को सजेस्ट करता है कि वो लोग उसके इन्वेंट किए हुए एक वेपन को यूज कर सकते थे। हाजून बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो नाडान को एक घुसा मार देता है। तभी ग्यांग हो के सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों की गाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं। चियांग जी ग्यांग हो के पास मिलने के लिए पहुंच चुका था। वो ओरिजिनल डीएनए रिपोर्ट्स ग्यांग हो के हवाले कर देता है। ग्यांग हो जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था वो चियांग जी को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है और वो अपने आदमियों से उसे हमेशा के लिए खत्म कर देने का ऑर्डर दे देता है। सेक्रेटरी चोई ग्यांग हो के सभी आदमियों के साथ चियांग जी को लेकर विला से बाहर निकल जाता है और वो सभी लोग बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। हाजून अपने सभी साथियों को ऑपरेशन बीथोवन शुरू करने का इशारा करता है। ऑपरेशन बीथोवन के बारे में सू चियोल को बिल्कुल भी पता नहीं था। वो हाजून के इशारा करने का वेट करने लग जाता है। हे जून, हाजून और नाडान तीनों ही सू चियोल को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। सू चियोल क्योंकि फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा होशियार था, वो वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स के साथ फाइट करके उन्हें गिरा देता है। ग्यांग हो के एक दो सिक्योरिटी गार्ड्स इधर उधर हो चुके थे। हाजून अपने साथियों के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर उन लोगों को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। उन लोगों को तभी ग्यांग हो के आदमी चियांग जी को एक और ले जाते हुए दिखाई देते हैं। हाजून सू चियोल के साथ उन लोगों का पीछा करने लग जाता है। हे जून और नाडान ग्यांग हो को वॉच करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। जी हुई और डो वॉन भी कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ पर रुके हुए थे जी हुई के पास। तभी डिटेक्टिव जेंग का कॉल आता है। डिटेक्टिव जेंग जी हुई को बताता है कि मेनियो सियोंग अपनी गवाही देने के लिए तैयार हो गई है। जी हुई डिटेक्टिव जेंग को बताती है कि वो इस वक्त ग्यांग हो की विला के बाहर ही मौजूद है। डो वॉन उन लोगों को समय बर्बाद न करने के लिए कहकर तुरंत ही वारंट इशू करने लग जाता है। हाजून और सू चियोल दोनों ही फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। हाजून अपने हाथ में शैमन का पूरा सामान पकड़े हुए था जिसे कि वो उस वक्त टैक्टिकल वेपन्स कहकर बुलाता है। ग्यांग हो के सभी लोग चियांग जी को एक खुदी हुई कब्र के अंदर डाल देते हैं। जी हुई के पास वारंट पहुंच जाता है। जी हुई और डो वॉन को तभी जंगल से आती हुई बहुत सारी बेल्स की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों ही जंगल के अंदर उन आवाजों का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। उन लोगों का सामना वहाँ पर हाजून और सू चियोल से होता है जो कि ट्रेडिशनल शैमरिक ड्रेस पहने हुए रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। एपिलोग में 3 साल पहले का एक समय दिखाया जाता है। एक जला हुआ हाथ, चॉय योंग सियोक का रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड और एक लाइटर हाजून की डेस्क के ड्रॉयर के अंदर रख देता है। अगले दिन सुबह चियांग जी पहुंचकर हाजून को अरेस्ट कर लेता है।